हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड के रेफरेंस में ये वीडियो बनाया हूँ उसका जो टैक्सेशन में जो चेंजेस आए हैं, तो इन्वेस्टर्स का अभी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ म्यूचुअल फंड्स में रहता है और उसको टैक्सेशन को लेके इन्वेस्टर्स काफ़ी कंसर्न है। तो आज तो एक इन्वेस्टर का फ़ोन आ गया था, वो मेरे को पूछ रहा था कि 25% से टैक्स बढ़ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया है, तो कैसे मैनेज करेंगे, क्या म्यूचुअल फंड प्रॉफिटेबल है। तो उसी रेफरेंस में मैं एक बहुत ही फंडामेंटल वीडियो बनाया हूँ जिससे फंडामेंटली अपने को क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं और हमारे पोर्टफोलियो पे जब हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। नंबर वन, इसमें दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन। असेट क्लास वाइज लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी असेट क्लास, और इक्विटी असेट क्लास में पहले शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन वो है जो एक साल के पहले प्रॉफिट बुक किए। मैं इस पर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में 15% से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया स्टेप है। क्योंकि जो लोग 15% मैंने म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने के फेवर में है, या जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स बुक करते रहते हैं, तो वो ज़्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को सुन के करते हैं। ऐसे लोग वैसे भी कोई वेल्थ नहीं बनाने वाले, तो अगर वो 15% भरे चाहे 20% भरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स आर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग टर्म, तो इससे प्रैक्टिकली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जिनको फ़र्क पड़ने वाला है वो वैसे भी पैसा नहीं बनाने वाला, क्योंकि इसका जो आइडियल हॉरिजॉन रहता है म्यूचुअल फंड का, वो तो हॉरिजॉन इक्विटी असेट क्लास का हॉरिजॉन डेकेड्स में आपके गोल एक एक डेकेड दूर है। तो आपको शॉर्ट टर्म गेन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गेन में दो पार्ट्स है। लॉन्ग टर्म गेन का जो टैक्स स्लैब अभी तक था, वो टैक्स स्लैब था 10% ओवर एंड अबव 1 लाख रुपीज़। अभी ये जो चेंजेस आए हैं इस बजट में, तो इसका जो 1 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ के 1.25 लाख हो गया है, और इसका जो स्लैब रेट है वो 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। इसी 12.5% को कुछ लोग ये भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 25% से बढ़ गया, पर ये अभी रिसेंटली पहली बार नहीं बढ़ा है, अभी तो ये दूसरी बार बढ़ रहा है। पहले ये 0% था 2018 तक, और उसके बाद में ये 10% हो गया। तो बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि 1000% से बढ़ गया, बट इट डजेंट मेक एनी सेंस। हमको ये नहीं देखना है कि हमारा कितना परसेंट टैक्स बढ़ा हुआ है, हमारे को ये देखना है कि मेरा जो टेक होम है वो कितना परसेंट कम हुआ है। तो अगर मैं अगर 100 रुपये कमाता था तो मैं 90 रुपये घर लेके जाता था। अभी क्योंकि जब 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस थे, अभी अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 87.5 रुपीज़ घर लेके जा रहा हूँ। तो मेरा 2.25% के आसपास का जो टेक होम है, या जो अमाउंट मैं कैपिटल गेंस के बाद में लेके जाता था पोस्ट टैक्स, वो कम हुआ है। अभी इसमें भी सभी को लॉस नहीं है। तो अगर किसी का इनकम 2 लाख का, अगर 2 लाख का कैपिटल गेन कोई बुक करता है, तो क्योंकि 1.25 लाख, 1 लाख से 1.25 लाख का एनुअल एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गया है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख तक वैसे ही आपके गेन्स फ्री रहेंगे। तो उसके कारण अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए के नीचे अगर आप एक साल में कैपिटल गेन्स बुक करते हो, तो न्यू टैक्स स्लैब इज़ प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका जो टैक्स का कट ऑफ लिमिट है वही बढ़ चुका है। अभी कोई इन्वेस्टर है जिसका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, और उसके पोर्टफोलियो में ऑन एन एवरेज 25%, 30% के गेंस आते हैं, तो मान के चलिए 2.5 लाख के गेंस आए हुए हैं, तो 2.5 या 3 लाख तक उसको कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर किसी का 20 लाख का भी पोर्टफोलियो है, तो 20 लाख के या 15-20 लाख के पोर्टफोलियो में यदि वो पूरा पोर्टफोलियो भी सेल ऑफ कर देता है, तो 3-4 लाख तक का पोर्टफोलियो सेल ऑफ कर देता है, तो उसको 4 से 5 हज़ार रुपये का मार्जिनल फ़र्क पड़ेगा 4 लाख के गेंस पे। यस, बड़े इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिनका बड़ा टिकट साइज़ है और जिनके कैपिटल गेंस जो है वो 5-6 लाख के ऊपर में है, उनको वो इम्पैक्ट पोर्टफोलियो में आएगा। पर इसमें मैं फिर से आपको एक ही सवाल पूछूंगा। इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत लीजिए, पर इक्विटी में आपको 12.5% भर रहे हैं आप। तो इलेक्शन के पहले जो बात चलती थी कि मोदी नहीं तो और कौन, तो आप इक्विटी से निकल जाना है तो निकल सकते हैं आप, पर इक्विटी से जाओगे कहाँ पर?
एक तरफ 6% का रिटर्न है डेट में और एफडीज में आपको 6% का रिटर्न है, 30% का स्लैब है आपको। दूसरी तरफ 16% के रिटर्न के आसपास के रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं और 12.5% का टैक्स है। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव कहाँ पे? तो यदि हमारा इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो इसमें 2.5% के लिए टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। 2.5% का जो है, क्योंकि इट इज़ नाउ इक्विटी इज़ बिकमिंग डार्लिंग ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स, तो नेचुरली वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे स्लैब चेंज किया। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हमारे पास में आज के डेट में कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका इक्विटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेक्स्ट असेट क्लास आता है डेब्ट असेट क्लास। डेट असेट क्लास में पहले का और अभी के टैक्स में कोई भी अंतर नहीं है। शॉर्ट टर्म रहे चाहे लॉन्ग टर्म रहे, हॉरिजॉन का कोई लिंकिंग नहीं था। दोनों टैक्सेशन जो है वो स्लैब के हिसाब से होते हैं। तीसरी बात करते हैं गोल्ड की। तो जो असेट क्लास है गोल्ड, और फॉर दैट मैटर इंटरनेशनल इक्विटीज़ ऑल्सो ले लीजिए। उसमें शॉर्ट टर्म में हमारे को स्लैब के हिसाब से ही रिटर्न इंटरेस्ट पड़ जो टैक्सेशन था, और लॉन्ग टर्म में इसमें हमारे को जो टैक्सेशन आएगा वो 12.5% के हिसाब से आएगा टैक्सेशन। तो इसका टैक्सेशन 12.5% आएगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस एंटायर बजट में ये हो गया है कि लॉन्ग टर्म गेन कोई भी असेट क्लास रहे अदर देन डेट, तो लॉन्ग टर्म गेन इज फिक्स्ड एट 12.5%, और 12.5% इज लाइक अभी 10, 20 और 30 या 3 स्लैब्स अगर ली जाए तो इट इज़ वेरी क्लोज टू 10% स्लैब। तो ऑल इन ऑल इट इज़ एनकरेज कि आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो तो आपकी जो टैक्स स्लैब रहेगी वो लोएस्ट स्लैब के आसपास रहेगी। तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखता है यदि 12.5% का लॉन्ग टर्म स्लैब है। पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से होता था, तो इस हिसाब से अगर कोई 20%, 30% स्लैब में है तो उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। यदि 10% स्लैब में भी अगर कोई है तो 10 और 12.5 में खास अंतर नहीं है। अभी चलते हैं हाइब्रिड फंड्स की तरफ। तो इक्विटी फंड ऑफ फंड जो है, तो इक्विटी फंड ऑफ फंड में ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ हुआ है कि इसमें टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हुए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अभी जैसे असेट अलोकेटर फंड है, कुछ एमसीज में असेट अलोकेटर फंड है, काफ़ी पॉपुलर फंड्स है, तो इस टाइप के फंड्स में 12.5% का लॉन्ग टर्म गेंस रहेगा। तो 12.5% इज़ रिलेटिवली वेरी अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द स्लैब। इसके सिवा हाइब्रिड कैटेगरीज में जो कंजर्वेटिव कैटेगरी है वो तो डेट जैसी मानी जाती है कैटेगरी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। पर जो कैफे म्यूचुअल पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, इसका क्लैरिटी उन्होंने भी बोला है कि फुल क्लैरिटी आने का है, पर जो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स है यानी हाइब्रिड कैटेगरी जो है, तो उसमें बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी हो चुकी है, या मल्टी एसेट कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरीज में भी 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रपोजिशन हो जाता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो यदि ये 12.5% का टैक्सेशन है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर रहता है, तो रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा आ जाते हैं और टैक्सेशन भी रीज़नेबल रेंज में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सेशन। ऑल इन ऑल यदि बात करूँ तो हमारा पोर्टफोलियो में मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में इक्विटीज़ जो रहता है वो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स, यंगस्टर्स और इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स भी प्रीफर करते हैं इक्विटीज़ को ज़्यादा रखना। अगर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट है तो इक्विटीज़ में 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। छोटे इन्वेस्ट माने जिनका जो अप्रॉक्सीमेटली बोले तो 15-20 लाख के नीचे जिनके पोर्टफोलियोज़ हैं, दे आर बाय एंड लार्ज अनअफेक्टेड और बेनिफिटेड। और बड़े जो पोर्टफोलियोज़ हैं उन पे थोड़ा सा 10 से 12.5% होने के कारण थोड़ा सा डेंट आया है, बट ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में अपने को वी नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स ऑन विच वी हैव द कंट्रोल। तो उस हिसाब से उन चीज़ों पे हमको कंट्रोल करना है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई डोंट थिंक देर इज़ अ वेरी बिग रीज़न टू वरी अबाउट। इक्विटी का जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है,
और हमको इनकम पे फोकस करना है, टैक्सेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमारे को प्रॉपर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हर साल करना है, जो हम करते नहीं है। अभी 1.25 लाख की फ्री लिमिट मिली है, आने वाले 15 साल में अगर इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये लिमिट जो है वो लगभग 18-20 लाख के आसपास का फ्री लिमिट मिला है। आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है, क्या मैं पोर्टफोलियो हर साल रीबैलेंस कर रहा हूँ? यदि आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं कर रहे तो आप 1.25 लाख की लिमिट तो वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं, और आप 2.5% के लिए चिंता कर रहे हैं कि मेरा टैक्स स्लैब बढ़ गया। पर यदि आप वो यूटिलाइज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो रेगुलरली आपका रीबैलेंस हो रहा है, तो इट मेक्स द डेंट विल बी लेस, और आपको रेगुलर बेसिस पे टैक्स हार्वेस्टिंग के हिसाब से भी एक्शंस लेते रहना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।